दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और ये टॉपिक है मौर्योत्तर काल। दोस्तों मौर्योत्तर काल को हम लोग 3 पार्ट्स में जो है कंप्लीट किया है और ये उसका तीसरा पार्ट है। तो इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग विशेष रूप से मौर्योत्तर काल में जो शुंग हुए और कण्व हुए, उसका सातवाहन वंश हुआ और कुषाण वंश हुआ, ऐसे जो प्रमुख वंश थे उनके सांस्कृतिक और सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक संबंध क्या थे, उनकी स्थितियाँ क्या थी। तो इन विषयों पर हम लोगों ने जो है काम किया है और इसमें जो MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं उसमें इन्हीं विषयों से संबंधित मूल रूप से प्रश्न शामिल किए गए हैं। और दोस्तों ये जो पोर्शन है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता क्या है कि अधिकांशतः छात्रों का की जो रणनीति रहती है वो जो है वैदिक पीरियड करते हैं, उसके बाद फिर जो है मौर्य पर कार्य करते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट गुप्ता पर जंप कर जाते हैं। तो ये रणनीति सही नहीं है। आपको जो है क्योंकि कुषाण और ख़ासकर उत्तर मौर्य से जो है प्रश्न आते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को इस पर भी काम करना चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं जो MCQ टाइप्स अपने क्वेश्चंस हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक लिपियों की सूची प्राप्त होती है। तो मैंने आपको कई बार कहा है, जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न को आपका जो पेन का पॉइंट है वो वर्ड्स के साथ में रेगुलर मूव करता रहे और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करें, उनको आप सर्कल करें, जिससे आपसे जो ह्यूमन एरर हो जाती है वो नहीं होगी। कई स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ये कंप्लेन की कि सर ह्यूमन एरर की वजह से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो ह्यूमन एरर की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो अब देखते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। चारों विकल्पों में सही आंसर क्या होगा? विकल्प क्या है? दिव्यावदान, महावंश, ललित विस्तर और मिलिंदपन्न हो। तो क्या आंसर सही होगा? ललित विस्तर। दोस्तों सी आंसर सही होगा। और चूँकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, तक्षशिला से किसके दूत के रूप में आया था? तो तक्षशिला, चूँकि उस समय आप जान ही रहे होंगे, जो यवन थे उनका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में का जो सीमा प्रांत क्षेत्र था उन पर, जो आधुनिक अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता है, उस पर अधिक था। इस वजह से वहाँ की एक तक्षशिला चूँकि उनके अधीन राज्य था इस यवनों के, इस वजह से वहाँ के शासक ने एक अपने राजदूत को या दूत को भेजा था भारत में, विशेष रूप से विदिशा में। तो वो कौन था शासक, या किसके दूत के रूप में हेलियोडोरस आया? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 विकल्प उपलब्ध हैं। इसका आंसर होगा एंटियोलकीडस। एंटियोलकीडस उस समय वहाँ का शासक था और उसके अधीन ही तक्षशिला था, और एंटियोलकीडस ने ही हेलियोडोरस को वहाँ पर भेजा था। चूँकि दोस्तों ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे एक तो जो है क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है कि तक्षशिला जो है के स्तंभ की स्थापना किसने की थी, वो किससे संबंधित है, उस पर किसकी मूर्तियाँ हैं, या उसको जो है किस शासक ने के दूत के रूप में आया था। तो ये ऐसे क्वेश्चंस 3-4 यहाँ से बनते हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? फिर मैंने कहा था आप क्या करेंगे, आप बराबर अपना जो पिन का पॉइंट है उसको मूव कराते रहेंगे टर्म्स के साथ में। तो क्या सही नहीं है, टर्म क्या है, क्या सही नहीं है?
तो क्या सही नहीं है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। मैं आपको, अगर मान लो जो लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं या बाद में भी देख रहे हैं, तो उनको भी इससे समय मिल जाएगा। आप लोग अपने एक तरीके से टेस्ट सीरीज़ के रूप में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 4 विकल्प हैं, कौन कौन से विकल्प हैं देखते हैं। पहला विकल्प है, इसमें जातक कथाओं का अंकन है। दूसरा विकल्प है, इसमें लोक धर्म का अंकन है। तीसरा विकल्प है, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन काल से संबंधित घटनाओं का अंकन है। और अंतिम विकल्प है, जो कि चौथा है, वह है इसमें बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सर्कल कर लिया है अपना जो रूट टर्म है, वो पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है, और 3 विकल्प सही होंगे, एक इसमें ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है, तो उसका आंसर करना है। आप लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी। ओके, तो देखते हैं इसका क्या आंसर जो है सही नहीं है इसमें। तो अगर हम एलिमिनेशन सिस्टम पर भी जाते हैं तो उससे हम समझ सकेंगे, अगर आपके पास बेसिक्स जो है आपका क्लियर है। तो इसमें जातक कथाओं का अंकन है, शुंग कला से जो भी ये साक्ष्य मिले हैं, भरौत आदि से, तो उसमें क्या है, इसमें जातक कथाओं का अंकन है, राइट। इसमें लोक धर्म का अंकन, ये भी सही है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन, चूँकि जातक कथाओं का अंकन है, इस वजह से गौतम बुद्ध के से संबंधित जीवन की घटनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो जो अंतिम विकल्प है, इसमें बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन है, यह गलत है, यानी यही इसका आंसर होगा, यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि बुद्ध के रूप में हम बात यहाँ पर किसके कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं शुंग काल की, शुंग काल की। लेकिन जो बुद्ध की प्रतिमा मनुष्य के रूप में आई, वो कब आई? वो आई कब? कुषाण काल में, विशेष रूप से कनिष्क के काल में। तो इसलिए यहाँ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है, तो तब भी आप इस आंसर को सही कर सकेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया? बहुत ही पेट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। और जो लोग स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं, या जो लोग पता लगा कि जो कट ऑफ से 2 नंबर पीछे रह गए, 1 नंबर पीछे रह गए, 3 नंबर पीछे रह गए, तो उनके साथ ज़्यादातर प्रॉब्लम यही रहती है। मेरा कई स्टूडेंट्स के आधार पर यह अनुमान है कि उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है, वो जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, इजी क्वेश्चंस रहते हैं, जिसे सब सही करते हैं, वो लोग उसको इतने हल्के में ले लेते हैं, इस वजह से उनके गलत हो जाते हैं। अतः जो कट ऑफ जाती है, कट ऑफ से 2-4 क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। इस वजह से जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो तो आपके किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। 4 विकल्प हैं, शुंग, गुप्त, वाकाटक और सातवाहन। तो क्या आंसर होगा? भूदान प्रथा कब आरंभ की गई? सातवाहन शासकों में। दोस्तों क्या था, आप लोग अगर आर्थिक स्थिति समझ रहे होंगे सातवाहनों की, आपने देखा होगा कि जब ये इधर जो है विशेष रूप से उत्तर भारत में केंद्रीय सत्ता का पतन होता है, उसके बाद जो उत्तर भारत में शुंग वंश और कण्व वंश आते हैं, इसी दरमियान सातवाहन वंश आता। सातवाहन वंश के साथ में ये सबसे बड़ी चीज़ जुड़ी थी, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके बारे में जानने की ये है कि चूँकि इकोनॉमिक लैप्स कर रही थी, इकोनॉमिक एक तरीके से नीचे जा रही थी, तो इस वजह से ये शासक प्रोटीन, शीशे आदि के सिक्के जो है इन लोगों ने ढलवाए। क्योंकि इससे पहले जो मौर्यों के काल में चांदी के सिक्के चल रहे थे, चूँकि उनका साम्राज्य विस्तृत था, इस वजह से चांदी की उपलब्धता भी इनको आसानी से हो जाया करती थी मौर्यों को, चूँकि राजस्थान आदि वाला जो क्षेत्र था इनके अधीन था। जबकि जो ये शासक थे, सातवाहन शासक, इनको चांदी की आपूर्ति उतनी अच्छी हुई नहीं, और साथ ही साथ आर्थिक संपन्नता उतनी थी नहीं और राज्य की, जिससे ये चांदी का आयात कर सकें। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने शीशे और प्रोटीन के सिक्के चलवाए। और साथ ही साथ चूँकि
इकोनॉमी बहुत लैप्स कर रही थी, अब सैलरी देनी ही थी स्टाफ्स की। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि सैलरी के रूप में हम भूमि देंगे। अपने जो अधिकारी थे, चाहे सैन्य अधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे न्यायिक अधिकारी हों, उन लोगों को इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, भूमि को दान के रूप में देना या भूदान के रूप में। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप ये इसको इस रूप में समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा कि नहीं कि इन लोगों ने के काल में ये प्रथा जो है एकदम चरम पर आ गई, लेकिन आरंभिक अवधारणा इस काल में मिलती है। साथ ही साथ जो अपना प्रश्न है, अपना प्रश्न क्या है, बौद्धों एवं ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया था? तो सातवाहन शासकों ने ही इसका आरंभ किया था। इज इट क्लियर? ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो किसका साक्ष्य मिलता है यहाँ पर आप लोग जान ही रहे होंगे। अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन किया है उसमें भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई है, तो इस वजह से आप लोगों को कोई फर्क नहीं होगी। और यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं, आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए जल्दी से जल्दी। कौन कौन से विकल्प हैं? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और महरौली स्तंभ लेख। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, क्या आंसर होगा? आप लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य में हेलियोडोरस के जो बेसनगर स्तंभ लेख है उससे मिलता है। किससे? इसका आंसर क्या होगा? बी, हेलियोडोरस का जो बेसनगर स्तंभ लेख है उससे मिलता है। बेसनगर कहाँ है, क्या है, ऐसे अगर आप जो है बेसनगर जानेंगे नहीं और उसके बाद क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि और उसको रटने की कोशिश करेंगे, भूल जाएंगे। तो दोस्तों, बेसनगर जो है आधुनिक जो विदिशा है, विदिशा कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी में जो आधुनिक विदिशा है उसी का प्राचीन नाम बेसनगर है, या विदिशा के पास ही एक गांव अभी भी 10 किलोमीटर दूर है जहां पर बेसनगर नाम का एक गांव है, और वहां पर अभी भी कुछ एक साक्ष्य इसके बचे हुए हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आप मिस नहीं करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? अभी मैंने कहा कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो आप जान ही रहे होंगे। अभी मैंने भी आप लोगों को बताया। तो निम्न राजदूतों में से किसने भागवत की उपाधि धारण की? और ये जितने मैगस्थनीज हों, चाहे प्लिनी हो, चाहे हेलियोडोरस, ये सब क्या थे? डायनोसियस थे। ये सब एक तरीके से जो आज के काल में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हुआ करते हैं, आईएफएस होते हैं, जो राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में दूसरे देशों में नियुक्त किए जाते हैं। तो उसी तरीके से एक तरीके से उस समय के ये एम्बेसडर्स थे। तो इसमें जो हेलियोडोरस था उसने भागवत उपाधि धारण की थी। हेलियोडोरस जो था उसने भागवत उपाधि धारण की थी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। शंख लिपि में के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक जो लिपियां हैं, कई लिपियों की ललित विस्तार ग्रंथ में अभी मैंने बताया कि कई लिपियों की चर्चा है, तो उसी में एक शंख लिपि है। शंख लिपि क्या है? इनके जो अक्षर हैं उसकी आकृति शंखनुमा है, इस वजह से इसको शंख लिपि कहा जाता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि इसका अभी पूरी तरीके से पाठन नहीं हो पाया है, पढ़ा नहीं जा सका है। इस वजह से इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि अभी इतिहास की कुछ नई व्याख्याएँ, जैसे हड़प्पन सभ्यता है, उसकी लिपि के माध्यम से जब उसकी लिपि को पढ़ा जा सकेगा तो क्या होगा, हड़प्पा की नई व्याख्या आएगी। तो इस वजह से इस लिपि के का जब पाठन होगा, जब पढ़ी जाएगी, तब भी इतिहास की नई व्याख्या हो सकती है। और यह लिपि विशेष रूप से उदयगिरी में मिलती है, कर्नाटका राज्य में मिलती है, और साथ ही साथ जो विराटनगर आदि जो मध्य प्रदेश राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर भी इस लिपि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन
अपना प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कहाँ कहाँ मिले हैं या ये लिपि क्या है, लेकिन मैंने आपको जानकारी आपकी मजबूत हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, इस वजह से इन चीज़ों को बता दिया। प्रश्न कह रहा है कि शंख लिपि से के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा स्तूप अवशेष है? भरहुत। क्या आंसर होगा इसका? भरहुत। भरहुत कहाँ पड़ता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। भरहुत लेख जो स्तूप अवशेष लेख है, वहाँ से शंख लिपि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर का चैत्र ग्रेगेनियर कैलेंडर, यह कह रहा है जो राष्ट्रीय पंचांग है और जो ग्रेगेनियर कैलेंडर है पर आधारित 365 दिनों के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है। तो कौन सी तिथि है जो 1 जनवरी जो यहाँ पर मानी जाती है कि न्यू ईयर के रूप में, जो हम लोग मानते हैं कि भाई न्यू ईयर है, 1 जनवरी आ गई, तो उसको जो है भारतीय अगर वर्ष के अनुसार या राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार देखेंगे तो वो कौन सी तिथि होगी। यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। चारों विकल्प में 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च और 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग अगर इसको जान रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जान रहे हैं जो लोग, और होता क्या है कि जो सीनियर्स हो जाते हैं, जो लोग पढ़ते रहते हैं, तो उनके साथ में या जो लोग इंटेलेक्चुअल गेस करते हैं, ज़रूरी नहीं वो सीनियर भी हों, तो वो लोग जो है चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को घटनाक्रम के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इसको समझेंगे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही, जब आप देखेंगे कि 21 मार्च और 22 मार्च अथवा 21 मार्च, यह ऐसी तिथि है जिससे माना जाता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है उसकी शुरुआत, उसका जो चैत्र मास होता है उसकी शुरुआत चैत्र की प्रथमा जो है वो 22 मार्च अथवा 21 मार्च से मानी जाती है। जबकि आप लोग देखते होंगे जब न्यू ईयर आता है, कई लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगते हैं कि राष्ट्रीय नववर्ष मनाएंगे, ये जो है विदेशी है, हम विदेशी कल्चर में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब इन चीज़ों से आप जो है कोरिलेट करके अपने आंसर तक एक्सेस कर सकेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही सामान्य है, सब लोग जान ही रहे होंगे। 4 विकल्प हैं, आप लोग जल्दी जल्दी इसमें से अटेम्प्ट करिए। पहला विकल्प है 57 ईसा पूर्व, दूसरा है 72 ईसा पूर्व, और तीसरा है 56 ईसा पूर्व, और चौथा है 78 ईसा पूर्व। विकल्प बहुत क्लोजेस्ट हैं, तो इस वजह से कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, आप लोग देख करके आराम से इसको जो है अटेम्प्ट करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक शासक विक्रमादित्य हुए थे, तो चूँकि भारतीय इतिहास में कई विक्रमादित्य हुए हैं, तो उसी के आधार पर ये माना जाता है कि जो विक्रमादित्य भारतीय शासक थे, उन्होंने इस संवत की स्थापना की। चूँकि ये विक्रमादित्य के माध्यम से स्थापित कराया गया 57 ईसा पूर्व में, 57 BC में, इस वजह से इसको विक्रम संवत कहा गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कनिष्क के समकालीन निम्न नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुरूप या अनुसार अपना उत्तर इंगित करें या स्पष्ट करें या बताएं। तो यहाँ पर जो क्या पहले हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं, 4 नाम दिए गए हैं। अश्वघोष नंबर 1, नंबर 2 वसुमित्र, नंबर 3 कालिदास और नंबर 4 कंबन। तो इसमें से कौन सा नाम है, कौन से ऐसे नाम हैं जो कह रहा है कनिष्क के समकालीन हो? कनिष्क शासक, कनिष्क कौन थे? कुषाण शासक कनिष्क। कनिष्क के समकालीन कौन थे? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आप लोग जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को।
तो कौन कौन से हैं विकल्प? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कालिदास कब के थे? गुप्ता पीरियड में। किसके दरबार में थे या किसके नवरत्नों में से एक माने जाते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ओके। और कम्मन, कम्मन कब के थे? कम्मन साउथ इंडियन थे, और ये चूँकि साउथ इंडिया में से कनिष्क जुड़े नहीं थे। और साथ ही साथ कम्मन का एग्जैक्ट मुझे समय नहीं याद है, और लेकिन मुझे लग रहा है कम्मन 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी सन के थे। एग्जैक्ट आप लोग समय देख लेंगे इसका, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो यहाँ पर दो तो विकल्प हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए, कम्बन और कालिदास। अब जो शेष दो विकल्प बचे, अश्वघोष और वसुमित्र, तो वही उनकी संभावना है। अब हम विकल्पों पे देखेंगे। केवल 4 कम्बन नहीं है, केवल बी है 1 और 2 संभावना हो सकती है, 2 और 3 नहीं हो सकता है, ये सभी नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी 1 और 2। तो दोस्तों आप अगर इन चीज़ों को ऐसे जान रहे हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं जान पा रहे हैं तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ, चीज़ों को घटनाओं के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। आपको मालूम होगा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। और इसी विभाष शास्त्र नाम की पुस्तक की रचना इसी बौद्ध संगीति में की गई थी। तो ऐसे आप चीज़ों को कोरिलेट करेंगे तो आप जो है आसानी से आंसर तक एक्सेस कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 4 वंशों की सूचना दी गई है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो किनके सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है? विकल्प आप लोग जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करिए। विकल्प है नंदों का, दूसरा विकल्प है सातवाहनों का, तीसरा है शुंगों का और चौथा कंडों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा नंदों का। क्या आंसर होगा? नंद। जो नंद शासक थे, विशेष रूप से महापद्मनंद बहुत पराक्रमी शासक था, और इसके काल में चूँकि उड़ीसा नंदों के अधीन था, उस समय नंद शासकों ने उस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि स्थायी रूप से नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर आक्रमण किया था और विजित किया था। तो इस वजह से वहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक नहर का निर्माण कराया था, जिसका उद्देश्य था सिंचाई करने के लिए एक नहर का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर क्या होगा? नंदों का। ठीक है, अगर नंद शासक की बात करें तो वो वहाँ पर भी आप राइट आंसर तक एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो और साथ ही साथ अगर सिंचाई विषय मान लो टर्म न दिया है और यहाँ पर टर्म दिया कि नहर का निर्माण किसने कराया, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए अगला प्रश्न, चूँकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न न हो इस वजह से मैंने उसको शामिल भी किया है। तो अगला प्रश्न क्या है? प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। सीधा सा अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर ही चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाँ, खारवेल का है। किसका है? हाँ, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? तो यहाँ पर भी 4 विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। कौन कौन से विकल्प हैं देखते हैं। गोंडोफर्नीस, आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। गोंडोफर्नीस, डेमेट्रियस, विम कटफिसिस और कनिष्क। तो सेंट थॉमस नामक जो ईसाई था, ये पहला ईसाई था जो भारत में आया था। तो ये कब आया था? जो गोंडोफर्नीस हिंद यवन शासक था, हिंद यवन शासक विशेष रूप से जो उत्तर पश्चिम प्रांत में, आप जान ही रहे होंगे, आपने अगर जो है प्रारंभिक इतिहास पढ़ा है, भारतीय और यूनानी सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा है, तो उस कंडीशन में आप आराम से इस आंसर तक एक्सेस कर सकेंगे। क्योंकि गोंडोफर्नीस
ही वो शासक था जिसके शासनकाल में सेंट थॉमस नामक एक ईसाई या क्रिश्चियन जो था वो भारत में वैसे किस लिए आया था, ईसाई धर्म के प्रसार के लिए। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। चीन के शासक को किसने पराजित किया था? आप लोग जो है आंसर करिए जल्दी जल्दी, फिर मैं बताता हूँ किस भारतीय शासक ने चीन के शासक को पराजित किया था। तो आप लोग आंसर करिए। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या, 4 विकल्प हैं, रुद्रदामन, गोंडोफर्निस, भीमकटफेसिस और कनिष्क। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो आप 50-50 टेक्निक यूज़ करेंगे। ओके, 50-50 टेक्निक में क्या होता है कि आप 2 विकल्पों को एलिमिनेट कर देते हैं और जो शेष 2 विकल्प रहते हैं उसको आप अपने इंटेलेक्चुअल गेस के माध्यम से, अगर आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने इंटेलेक्चुअल गेस के माध्यम से उस राइट आंसर तक एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम एलिमिनेशन सिस्टम यूज़ करेंगे। क्योंकि चीन के शासक को शकों ने पराजित नहीं किया था, सीधा जान रहे हैं। रुद्रदामन क्या था, शक था, तो ये गलत हुआ। गोंडोफर्निस क्या था, हिंदी यूनानी था, उसने भी पराजित नहीं किया था चीन के शासकों को। आप लोग जान रहे होंगे कुषाण शासकों ने पराजित किया था। अब लेकिन कुषाण के जो है 2 दिए हैं, वही हम लोग 50-50 पे आ गए कि कुषाण 2 शासक का नाम दिया, कुषाण शासक भीमकटफेसिस और कनिष्क। तो यहाँ पर आपके पास इंटेलिजेंट गेस मार सकते हैं, या अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के काल में कनिष्क ने चीन शासक को पराजित किया। कनिष्क के चीन के साथ जो है कई युद्ध हुए, तो उसमें जो पहला युद्ध हुआ था कनिष्क और चीन के शासक के बीच, उसमें कनिष्क पराजित हुआ था, लेकिन कनिष्क ने हार नहीं मानी और पुनः चीन के शासक पर फिर से आक्रमण किया। और उस आक्रमण में क्या होता है कि चीन का शासक पराजित होता है और कनिष्क वहाँ विजित होता है। इसके साथ साथ आप लोग इतिहास में एक बहुत रोचक जानकारी या स्टोरी के रूप में पढ़े होंगे कि जब कनिष्क चीन के शासक को पराजित करता है तो वहाँ के जो 2 राजकुमार थे उनको बंधक बना करके, यानी अरेस्ट करके उनको इंडिया लाता है, और यहाँ लाने के बाद उनसे आड़ू की खेती भारत में करवाता है। ये एक रोचक स्टोरी है, लेकिन आपको चूँकि स्टोरी है इस वजह से घटनाओं को कोरिलेट करने में आपको सहयोग करेगी। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? सीधा सा प्रश्न है, आप लोग जान रहे होंगे यूची जाति की कौन सी ऐसी शाखा थी जिससे कुषाण संबंधित थे। दोस्तों होता क्या है कि जब इधर मान लो ये पोर्शन है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो इधर से यूची जनजाति के लोग ये लोग आते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि जब ये लोग इधर आते हैं तब तक इनके पीछे से हूण भी आ जाते हैं। हूण लोग इनको जो मध्य एशियाई और जो पूर्वी एशियाई क्षेत्र है यहाँ से इनको प्रतिस्थापित करते हैं या इनको हराते हैं। इसके बाद इनकी शाखा जो है, जो यूची जनजाति के थे, ये 5 भागों में विभाजित हो जाती है और उसी में से एक सबसे मजबूत शाखा रहती है। वो आगे बढ़ते हुए साथ साथ अपनी जो अन्य जो शाखाएं थीं उनको जहाँ तक संभव है संगठित करते हैं, और उसके साथ आगे बढ़ते हुए भारत के आंतरिक क्षेत्रों की तरफ इन करते हैं। चूँकि पीछे हूण इनको पूर्वी एशिया में रुकने नहीं दे रहे थे, इनको परेशान कर रहे थे, इस वजह से अटैक कर रहे थे। इस वजह से ये लोग भारत के क्षेत्र की तरफ मुड़ते हैं। जो कि भारत में केंद्रीय सत्ता थी नहीं, स्थानीय स्तर पर ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता थी नहीं, अतः आसानी से इधर एंट्री इनकी हो गई। तो ये तो मैंने चीज़ों को बताया कोरिलेट करने के लिए आपको। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं, हिउमी, स्वांगमी, कुइशुआंग, हीतुन। तो इसका आंसर क्या होगा? कुइशुआंग। दोस्तों आप
इसको और एक रोचक जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा कि जो कुई शुआंग है उसी का एक तरीके से सरलीकृत रूप या इंडियन फॉर्म में उसको क्या कहा गया, कुषाण। कुई शुआंग को ही क्या कहा गया, कुषाण। तो जो कुषाण नामकरण हुआ, अगर क्वेश्चन ये पूछ देता है कुषाण नामकरण किस आधार पर हुआ, तो इसको आप यहाँ से उसको भी कोरिलेट करेंगे। तो नामकरण किस आधार पर हुआ, जो कुई शुआंग जिसकी यूची की 5 शाखाओं में सबसे शक्तिशाली शाखा थी, उसी के नामकरण के आधार पर, उसी के आधार पर कुषाणों का नामकरण हुआ और इन्हें कुषाण कहा गया। और अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लोग जान रहे होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वो लोग अभी से उतनी डीपली रूबरू नहीं हुए होंगे। तो जो जान रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई। यहाँ पर देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज भीम कटफेसिस, सेकेंड इज हर्षवर्धन, थर्ड इज अशोका एंड फोर्थ इज कनिष्का। तो किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि की आकृति अंकित करवाई? तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी डी। इट मीन्स कनिष्का ने अपने जो कॉइन्स थे या अपनी जो करेंसी थी उस पर शाक्य मुनि बुद्ध की का चित्रांकन किया या उनकी आकृति अंकित कराई। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? यह प्रश्न यूपी पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। अतः आप लोग क्या करेंगे, इस पर ध्यान रखेंगे और इसको लर्न कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का वही बात है, कोई माँ बाप होते नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चंस आयोग पूछता है लड़कों को जो है थोड़ा उलझाने के लिए। तो आप अगर चूँकि रिपीटेड है तो एक बार ज़रूर देख लेंगे, वरना ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? बी। 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में बी इज़ राइट आंसर। अब ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जो लोग अगर कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को जान रहे होंगे तो उनको बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच सकेंगे या इस आंसर को समझ सकेंगे। तो देखते हैं क्या कैसे पहुँच सकेंगे। आप लोग जान रहे हैं कि 18th AD में क्या होता है, कुषाण शासक जो कनिष्क है उसका राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 18th AD में। और जो राज्याभिषेक होता है उसके 3 वर्ष बाद, यानी 18 + 3 = 81। 81 में कनिष्क क्या करता है, सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा एक स्थापित कराता है या बौद्ध प्रतिमा अभिलेख स्थापित कराता है, और उस पर उसकी स्थापना की तिथि अंकित कितनी है? 81। इज इट क्लियर? तो अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? अभी मैंने आपको बताया, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो किस वर्ष हुआ? 78th AD यानी 78 ईस्वी सन में कुषाण शासक जो कनिष्क है उसका राज्याभिषेक होता है। अभी अब मैं एक्सप्लेनेशन अगले क्वेश्चन के बाद करता हूँ, तो देखते हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज 58 ईस्वी सन, एंड सेकेंड इज 78, थर्ड इज 320 एंड फोर्थ इज 606।
तो यहाँ पर क्या आंसर इसका होगा आप लोग जान ही रहे हैं, अभी मैंने बताया भी है। इसका आंसर बी होगा, यानी जो 78 जो एडी है उसमें क्या होता है, उसमें कनिष्क का राज्याभिषेक होता है और उसी वर्ष शक संवत की स्थापना की जाती है। शक संवत की स्थापना का मतलब आप ये मत समझ लेना कि शक संवत की स्थापना का संबंध शकों से ही है, ठीक है। तो इस वजह से आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। 78 जो एडी है वो शक संवत की शुरुआत मानी जाती है या इसकी स्थापना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही मैथमेटिकल प्रश्न है अगला। अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो बहुत आसानी तक से एक्सेस कर पाएंगे, वरना आपको लगेगा कि कितना जो है बेवकूफ़ी वाला प्रश्न दे दिया है। मुझे ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे लगा, तो इसलिए इसको आप कैसे आप आंसर करेंगे, और क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। अगला प्रश्न है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर, यानी कितने वर्षों का अंतर है। तो आप लोग जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ क्या आंसर होगा और कैसे होगा। तो देर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 57th ईयर और 78 ईयर, 135 ईयर, 320 ईयर। तो आप जान रहे होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका आंसर होगा सी। अब सी आंसर कैसे होगा, कह रहा है विक्रम संवत। विक्रम संवत आप लिख लीजिए, जान ही रहे हैं कितना है, 57th BC, ठीक है, प्लस शक संवत कितना है, अभी मैंने आपको बताया 78th AD। तो जब हम इसको प्लस कर देंगे तो आंसर क्या होगा, 7 + 8 = 15 एंड 5 + 7 = 12 + 1 = 135. What will be the answer? 135 year. Our answer, it means our answer is 135 years. Is it clear? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2-3 क्वेश्चन अपने लिए बचे हैं इसमें। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में मौर्य काल में, तो आप लोग जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करिएगा, मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में और हर्षवर्धन के काल में। तो कब बाल विवाह की प्रथा आरंभ की गई थी, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो बाल विवाह की प्रथा सर्वप्रथम कब आरंभ हुई, कुषाण काल में। कब हुई, कुषाण काल में। जो कुषाण शासक था, कुषाण शासकों के दरमियान या उनके दौर में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई या शुरू हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक प्रचलित प्रथा थी बाल विवाह की। वो प्रचलित प्रथा कब बनती है, गुप्ता पीरियड में आकर के बाल विवाह एक सामाजिक बुराई का रूप ले लेती है और एक प्रथा के रूप में समाज में स्थापित हो जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत या इसका जो आरंभ है वो कब होता है, कुषाण काल में। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 युग्म दिए हैं, उसमें से आपको कौन सा एक करेक्ट है उसको आपको चूज़ करना है। और साथ साथ आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जब एक करेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 3 जो होंगे वो इनकरेक्ट होंगे, तो उसको आपको एलिमिनेट भी करना है अगर आपको आ रहा है। और नहीं आ रहा है तब आप जो है फैक्चुअली अगर आप क्वेश्चन जान रहे हैं तो आसानी से कर देंगे। तो पहला विकल्प क्या है, हड़प्पा सभ्यता। उसके सामने है विकल्प चित्रित धूसर मृदभाण, सही है। कुषाण काल, गांधार शैली, सही है। मुगल काल, सॉरी देखो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें चित्रित धूसर मृदभाण यानी PGW कब हुए, हड़प्पन सभ्यता में PGW नहीं थे।
PGW कब हुए? द्वितीय नगरीकरण के दौरान, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है बौद्ध काल में, तब वहाँ पर क्या आते हैं? PGW, प्रिंटेड ग्रेवियर्स। ओके, एंड तो इट मीन्स फर्स्ट विल बी रॉन्ग, सेकंड इज राइट एंड थर्ड इज अजंता चित्रकारी का रिलेशन किससे है? आप लोग जान रहे होंगे, अजंता चित्रकारी पर जो भी गुफाएं चित्रकला मिली है या जितनी भी गुफाओं में चित्रकला मिली है वो गुप्ता पीरियड से लेकर के 8वीं और 9वीं शताब्दी तक मिलती है, लेकिन मुग़लों के काल में उसमें अजंता में कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं दिखता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। मराठा के काल में पहाड़ी चित्रकला या चित्रशैली, ये भी नहीं आंसर होगा। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? बी। इट मीन्स कुषाण के पीरियड में गांधार कला शैली विकसित होती है या उससे सुमेलित है। इज इट क्लियर? और अपना अंतिम प्रश्न है आज की इस सीरीज़ का। अंतिम प्रश्न क्या है? कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी राजवंशों के यहाँ पर जो है नाम दिया है। तो कौन कौन सी जो है डायनेस्टीज़ के नाम हैं? फर्स्ट है कुषाण के पीरियड में, सेकंड गुप्ता के पीरियड में, थर्ड अकबर के पीरियड में, फोर्थ मौर्यों के पीरियड में। तो अगर आप लोग जान रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताएं, फिर मैं आंसर बता के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो गांधार शैली विशेष रूप से प्रचलित हुई थी वो कब हुई थी? कुषाण शासकों के समय या कुषाणों के समय में। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी ए। इट मीन्स कुषाण के जो पीरियड है उस पीरियड में गांधार जो शैली है, गांधार स्टाइल है, वो डेवलप हुई थी। तो दोस्तों होता क्या है कि विशेष रूप से जब कुषाण शासकों का भारतीय जो उपमहाद्वीप है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस पर जब एक तरीके से उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा हो जाता है, तो उस क्षेत्र में चूँकि कुषाण शासकों में खासकर कनिष्क जो था वो साम्राज्य और युद्ध के साथ में ही कला और साहित्य का और संस्कृति का प्रेमी था। इस वजह से उसके दरमियान दो कला रूप विकसित होते हैं। एक होता है गांधार क्षेत्र जो आधुनिक जो पाकिस्तान में वो अफ़गानिस्तान में पड़ता है, और इधर मथुरा क्षेत्र। और चूँकि इस पे ये जो कला थी, और ये आप जान ही रहे होंगे कि इस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट फेज था वहाँ पर यूनानी, ईरानी, शक, इन सब जो या यवन, ग्रीक्स, ये सब इधर आते हैं। तो इस वजह से यहाँ जो गांधार में एक कला शैली विकसित होती है, जो कला शैली रहती है उसमें विशेष रूप से क्या होता है कि यूनानी कला का प्रभाव उस पर दिखता है। जबकि इतिहासकारों का मानना है जो मथुरा से कला शैली कुषाण के पीरियड में ही मिली है, कुषाण शासकों का इसकी स्थापना में विशेष योगदान रहा है। तो ये कब विकसित हुई या किसके समय में फली फूली? तो कौन है? कुषाण के पीरियड में। कुषाण विशेष रूप से, वैसे तो कुषाण के कई शासक हुए, लेकिन कुषाणों में विशेष रूप से जो प्रबल योगदान रहा था किसी भी क्षेत्र में वो कनिष्क का रहा था। तो कनिष्क के पीरियड में विशेष रूप से या कुषाणों के पीरियड में गांधार शैली का विकास हुआ। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों मैं देख रहा हूँ लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है परीक्षा गुरु के नाम से, उस पर आप अपने जो है कमेंट करिए, आपको मैं PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी जो है मैं अपडेट कर देता हूं, तो आप लोग उससे भी जुड़े रहिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने जो बेल आइकॉन है उसको नहीं दबाया, तो आप लोग बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आपको जो हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेंगे और जो नए वीडियोस पड़ेंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, जिससे कि जिस ज्ञान का लाभ अगर आप ले रहे हैं तो आपके दोस्त भी उठाएंगे उस ज्ञान का लाभ, और साथ ही इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आप
जो है मेरी सीरीज़ परचेज़ करिए, या जो है आप किसी PDF के लिए मुझे पेमेंट करिए। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बस आपको करना इतना ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।